नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल भर्ती प्रहरी 2020 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर जनरल साइंस का ये पार्ट 12 है। दोस्तों, इससे पहले हम जनरल साइंस के पार्ट 11 तक वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, जिससे जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों, एक बात और, अगर आप जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेल प्रहरी भर्ती से संबंधित न्यूज हमारे चैनल पर अपडेट की जाएगी समय समय पर। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो जनरल साइंस का हमारा पार्ट 12 का ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी विद्युत अपघट्य में से धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है, इसे कहते हैं द प्रोसेस इन विच एनी इलेक्ट्रोलाइट गेट्स डिकम्पोज्ड देन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें किसी विद्युत अपघट्य में से धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है। वियोजित का मतलब होता है टूट जाता है, अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो पहले ऑप्शन की बात करें, वो है स्प्लिटिंग यानी टूटना। दूसरा है डिसोसिएशन यानी असंयुक्त होना, अलग अलग होना। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन। और चौथा है डिकम्पोजिशन यानी कि वियोजन। तो दोस्तों, जब कोई विद्युत अपघट्य में से धारा प्रवाहित होती है तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। इस घटना को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, बाहर से कोई एनर्जी का सोर्स देते हैं, तो विद्युत अपघट्य में ऊर्जा प्रवाहित होती है और वो अपने आयनों में टूट जाता है। इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बात करें तो इसको विद्युत अपघटन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ सॉप सॉल्यूशन इज, एक साबुन का विलयन होता है। जैसा कि आप जानते हो, साबुन जो होता है वो क्षारीय होता है। साबुन सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो उसमें कुछ पार्ट होता है जिससे वह मिलकर बना होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय सॉल्यूशन होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है न्यूट्रल यानी उदासीन। दूसरा है नन ऑफ दीज। तीसरा है एसिडिक। चौथा है क्षारीय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्षारीय होगा। क्षारीय हम उसे कहते हैं जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है और 7 से ऊपर और 14 के बीच में होता है, उसे हम क्षारीय यानी कि एल्कलाइन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सूर्य अपने उदय होने से थोड़ा पूर्व हमें दिखने लगता है, वह सूर्यास्त से थोड़ा पश्चात तक दिखता है। उसका कारण है वायुमंडल में रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। दूसरा ऑप्शन है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। तीसरा है स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन। चौथा है डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन। तो सूर्य अपने उदय होने से थोड़ा पूर्व हमें दिखने लगता है और सूर्य के थोड़ा पश्चात तक दिखता है। इसका जो मुख्य कारण है वो होता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपना मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है। उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाई, हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा प्रजनन करता है। तो पहला ऑप्शन है बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन द्वारा। दूसरा है बडिंग, मुकुलन द्वारा। तीसरा है फ्रेगमेंटेशन, विखंडन द्वारा। और चौथा है स्पोर निर्माण यानी कि बीजाणुओं निर्माण द्वारा। तो दोस्तों, जैसा कि पहले ऑप्शन में बताया गया है कि बाइनरी फ्यूजन द्विखंड द्वारा अमीबा प्रजनन करता है और विखंडन द्वारा भी अमीबा कभी कभी प्रजनन करता है, लेकिन जो हाइड्रा रिप्रोडक्शन करता है वो करता है मुकुलन द्वारा, बडिंग द्वारा। बडिंग में क्या होता है कि हाइड्रा के ऊपर एक छोटी कली का निर्माण होता है, गोल गोल संरचना। वो धीरे धीरे आकर के बड़ी होती है, बड़ी होने के पश्चात वो उससे मुख्य सिरे से अलग हो जाती है और हाइड्रा अपने में से एक नया हाइड्रा उत्पन्न करता है। इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 बडिंग यानी मुकुलन द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक विद्युत चुम्बक की प्रबलता बढ़ाई जा सकती है। एक विद्युत चुम्बक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, उसकी जो प्रबलता स्ट्रेंगेस्ट यानी कि उसकी स्ट्रेंथ किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो पहला ऑप्शन है कुंडली में घेरों की संख्या बढ़ाकर, कुंडली में प्रवाहित धारा को बढ़ाकर, कुंडली के लिए नरम लोह कोर का उपयोग करके, ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों, ये उपरोक्त ऑप्शन सही है। इस उपरोक्त तीनों ऑप्शन के द्वारा विद्युत चुम्बक की प्रबलता बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कंसिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन इज, अवनवीनीकरण का परिणाम है। यानी डिफोरेस्टेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें जंगलों को काटा जाता है, उसे हम डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। तो इसका क्या परिणाम होता है, रिजल्ट, इसके कंसिक्वेंस क्या होते हैं?
तो पहला ऑप्शन है वो है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है डिजस्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण, तीसरा है उपरोक्त सभी और चौथा है कम वर्षा। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जिसमें एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ये CO2 के प्रभाव की वजह से होता है। CO2 का परसेंट जब एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, क्योंकि CO2 गैस की एक खास बात होती है, यह सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और गर्म हो जाती है। इसी के प्रभाव से वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता है और इसकी वजह से ग्लेशियर जो बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघलने लग रहे हैं, तो वाटर लेवल बढ़ रहा है। तो इसका जो परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग भी है, मरुस्थलीकरण है, क्योंकि अपन वृक्ष काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो मरुस्थल का होना स्वाभाविक है। और तीसरा है रिड्यूस रेनफॉल, जैसा कि अपन लोग जानते हैं कि वृक्ष से वर्षा होती है, तो इसका ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो क्या तो मॉलिक्यूल बनता है, उस प्रोसेस में क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा निकलती है, दूसरा है ना तो ऊर्जा निकलती है ना अवशोषित होती है, तीसरा है ऊर्जा अवशोषित होती है, चौथा है ऊर्जा निकलती है या अवशोषित होती है। तो दोस्तों जब दो परमाणु संयुक्त होकर कंबाइन होकर के जुड़ते हैं, एक अणु बनाते हैं, तो इस प्रोसेस में हमेशा ऊर्जा निकलती है। और जब दो अणु टूटते हैं, परमाणु टूटते हैं, तो उसमें भी ऊर्जा निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी एनर्जी इज रिलीज, ऊर्जा निकलती है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लार्ज स्केल ऑफ प्लानिंग ऑफ ट्री इज कॉल्ड, वृक्षों का उच्च स्तर पर रोपण कहलाता है। पहला है डिफोरेस्टेशन विवनीकरण, दूसरा एफोरेस्टेशन वनीकरण, तीसरा है सॉइल इरोजन, चौथा है सॉइल पॉल्यूशन। तो दोस्तों वृक्षों का जब उच्च स्तर पर रोपण किया जाता है, वृक्षों को लगाया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर, तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन में वृक्षों को बहुत बड़े पैमाने पर लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है डिफोरेस्टेशन, इसमें क्या है वृक्षों को काटा जाता है, वृक्षों का विनाश किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है सॉइल इरोजन, इसमें मृदा का क्षरण होता है, मृदा कटती है। चौथा है सॉइल पॉल्यूशन, मृदा में जब पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, तो हम उसे सॉइल पॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 एफोरेस्टेशन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है, कौन सा परिवर्तन रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें एक फॉर्म से जब दूसरे फॉर्म में बदल जाए तो दूसरे फॉर्म से फिर वापस से अपनी मूल रूप में वापस आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी कि रिवर्सिबल चेंज। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको बोलेंगे हम इरिवर्सिबल चेंज। तो इसका जो पहला ऑप्शन है जल का वाष्प में बदलना, आयरन का पिघलना, जल का जमना, केरोसिन का जलना। तो जैसा कि आप जानते हो जल का वाष्प में बदल जाती है और वाष्प फिर जल से बदल जाता है, तो ये रिवर्सिबल है। दूसरा है आयरन का पिघलना, आयरन जब पिघल जाता है और फिर उसी रूप में आ जाता है, तो ये भी रिवर्सिबल का उदाहरण है। तीसरा है जल का जमना, जल जब जम जाता है बर्फ बन जाता है, तो बर्फ जब पिघलती है तो जल फिर बन जाता है, तो ये भी रिवर्सिबल का एग्जाम्पल है। और चौथा है केरोसिन का जलना, जब केरोसिन जल जाती है तो उसका CO2 इससे धूल वगैरह सॉरी इसका जो कंजप्शन हो जाता है, जल जाती है, तो वो उस रूप में वापस नहीं आ पाती है, इसी को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। तो हमको इसमें बताना है उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन सा नहीं है। तो उपरोक्त तो तीनों उपरोक्त उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन है केरोसिन का जलना, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजर, निम्न में से कौन अपघटनकारी है। तो पहला है फंजाई यानी कवक, दूसरा है तुलसी, तीसरा है सांप, चौथा है शेर। तो जो अपघटनकारी थी, जब कोई डेड बॉडी खत्म हो जाती है उसको मिट्टी में दफना दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे अपघटन हो जाता है उसका। इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं कवक, फंजाई। ये दूसरों पर हमेशा जीवित रहते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये पैरासाइट भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, कवक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द प्लांट दैट फीड्स एंड ट्रैप ऑन इंसेक्टिज, पादप जो कीटों को पकड़कर खाते हैं। ऐसे पादप जो कीटों को पकड़कर खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो ऐसे पादप जो कीटों को पकड़कर खाते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, कीट बच्ची पौधे बोलते हैं, क्योंकि ये इस जगह पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं कसकुटा। कसकुटा एक धागे के समान संरचना होती है जो कि एक पैरासाइट होती है। दूसरा है नन ऑफ दिजीज, तीसरा है सनफ्लावर, चौथा है वीनस फ्लाईट्रप। वीनस फ्लाईट्रप एक ऐसा प्लांट होता है जो कीटों को पकड़ करके खाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइबोफ्लाविन डिफिशियंसी कॉजेज, राइबोफ्लाविन की कमी के कारण होता है। तो पहला है ऑप्शन पेलेग्रा जो कि विटामिन B5 की कमी से होता है। दूसरा है वेरी वेरी, इस पे स्किन पर चत्ते पड़ जाते हैं जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है। तीसरा है स्कर्वी, स्कर्वी में मसूड़ों से खून निकलने लगता है, ये विटामिन C की कमी से होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है विटामिन C का।
और चौथा है किलोसिस। किलोसिस जो होता है वो राइबोफ्लाविन की कमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि ओठों के किनारों पर दरारें पड़ जाती हैं, इसमें ब्लड निकलने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, किलोसिस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निप जीन्स अकर इन। निप जीन उपस्थित होते हैं राइजोबियम, एक बैक्टीरिया है जो कि दाल वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है। एस्परजिलिस एक फंजाई का उदाहरण है। स्ट्रेप्टोकोकस ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। पेंसिलियम और ये एक फंजाई है। तो दोस्तों निफ जीन जो उपस्थित होते हैं वो राइजोबियम में उपस्थित होते हैं। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोफिक्सेशन का काम करता है। तो इसमें निप जीन्स उपस्थित होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट कर लें इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एयर कंडीशनर को दीवारों पर ऊंची जगहों पर लगाया जाता है ताकि, आपने देखा होगा कि अपने घरों में जब एसी लगी रहती है तो उसको सबसे ऊंची दीवारों पर लगाया जाता है। ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है जबकि गर्म हवा ऊपर उठती है, इससे कमरा ठंडा हो जाता है। यह मार्ग अवरोधित न करे, यह कम शोर उत्पन्न करे, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो एसी जब हमेशा ऊपर लगाई जाती है क्योंकि गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और ठंडी हवा होती है वो भारी होती है। ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है, गर्म हवा ऊपर आ जाती है, तो इसलिए इसको ऊपर लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है जबकि गर्म हवा ऊपर उठती है, इससे कमरा ठंडा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उड़ने वाली मशीन जो सबसे कम घर्षण बल प्रदान करती है होनी चाहिए। द फ्लाइंग मशीन ऑफरिंग द लास्ट फ्रिक्शन फोर्स शुड बी स्ट्रीमलाइन, सुप्रवाही, पेड़, ट्री लाइक, पेड़ सदृश, इरेगुलर, अनियमित, सिमेट्रिकल विद मैनी आर्म्स, कई भुजाओं के साथ सममिति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्ट्रीमलाइंड, सुप्रवाही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज, ध्वनि तरंग की आवृत्ति आवर्तकाल के सीधे समानुपाती होती है, आवर्तकाल के बराबर होती है, आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आवर्तकाल में कोई संबंध नहीं है। तो जो आवृत्ति होती है ध्वनि तरंग की वो हमेशा आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक उत्तल दर्पण सदैव उत्पन्न करता है एक सीधा लघु आकार का आभासी प्रतिबिंब, एक सीधा लघु आकार का वास्तविक प्रतिबिंब, एक सीधा बड़े आकार का वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी बड़े आकार का सीधा प्रतिबिंब। मैं आपको बता दूं आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जो कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता हो, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो एक उत्तल दर्पण सदैव एक सीधा और छोटे आकार का और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक संपर्क बल नहीं लग सकता है छूने पर, धातु की छड़ से छूने पर, लकड़ी की छड़ से छूने पर, खाली जगह पर। तो दोस्तों संपर्क बल जब हम खाली जगह होगी तो उस पर संपर्क बल नहीं लग सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, खाली जगह पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअस फ्लो इज कॉल्ड, प्रथम रज प्रभाव को कहते हैं मीनोपॉज, रजोनिवृत्ति, मीनार्च, रजोदर्शन, गेस्टेशन, गर्भावधि, प्यूबर्टी, ओवना प्रारंभ। जब प्रथम रज प्रवाह होता है लड़कियों में 12 से 14 साल की उम्र में तो हम उसको बोलते हैं मीनार्की, रजोदर्शन। और मीनोपॉज वह अवस्था होती है जिसमें उनकी एमसी पीरियड जो होता है वो बंद हो जाता है। ये 45 से 48 साल की आयु में लगभग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आयनों में P3, H2 एवं क्लोरीन में आकार का बढ़ता क्रम होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इसमें जो आयनों का आकार का जो बढ़ता क्रम है इसमें सबसे पहले क्लोरीन का सबसे छोटा होता है, उसके बाद सल्फर का होता है, उसके बाद फास्फोरस का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट होगा, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस। तो दोस्तों ये थे आज के पार्ट 12 के जनरल साइंस के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप इन्हें बार बार देखिए और अपने ये क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे पार्ट 13 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।